मैम मैंने भी भेजा था आपको। अच्छा ठीक है, चेक कर लूंगी, मेरे को ऐसे टाइम नहीं लगता एक एक का होमवर्क चेक करने का ना, इसलिए मैं क्लास में दिखा। तो कुछ ऐड भी करना मैम है? मैंने भी भेजा था आपको। हाँ शुरू मुझे मिल गया था तेरा, मुझे याद है मैंने तेरा मंगवाया था। थोड़ी कल होमवर्क तूने किया था बेटा। शीतल। शीतल बेटा डायग्राम। हाँ बिल्कुल, नीचे करिए। और ये वाला कौन सा है, मोनोसाइट है ये? मैंने भी लिखा है। ल्यूकोसाइट्स है। अच्छा और नीचे गए। गुड, बाकी पिक्चर दो ही है। मैम बाकी बनाने को रह गई है अभी। अच्छा चला घूमते हो, दिखा भाई सात्विक। मैं कैसे दिखाऊं, लैपटॉप पे कैसे दिखाऊं मैं आपको अब? अच्छा हाँ रिया दिखाओ। मैम कैमरा ऑन करके दिखा दूं? हाँ दिखा दे, पहले रिया को दिखने दे। हाँ रिया ने बहुत खतरनाक फोटोज बनाई है, नाइस। एस्नोफिल्स, हाँ न्यूट्रोफिल्स, फॉस्फोरस। हाँ ये डायग्राम बहुत अच्छा बनाया रिया। मैम रिया नहीं थी वो। हम्म नहीं ये रिया ही है, रिया ने बनाया, ये ब्लू कलर से पेंट करा हुआ ना अंदर का मैम न्यूक्लियस, तुम ही आपने हो। सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंस दिया था लिखने को, और बाकियों में। सब डब्ल्यूबीसीस में दिया था मैंने। रिया गुड, यस नाइस मैम। डायग्राम्स। आंचल। थैंक यू मैम। आंचल, हाँ ये आंचल है, मैं रिया की ही बात कर रही थी, वो रिया ही थी। हाँ उसने ही बनाया ग्रेनुलोसाइट से। गुड, ग्रेनुल्स कितने अच्छे से देख रहा है, वेरी गुड। गुड आंचल। मैम कृति। मैम हाँ मैम बेसिलफिल्स जो होते हैं उनकी परसेंटेज नहीं बताई हुई थी एनसीईआरटी में। अच्छा, नहीं बताई हुई थी, नो मैम। ठीक है। मैंने लिखी है। तब तो दिखाता नहीं, मैं मानती नहीं, ठीक है। मैं बेटा वो ऐड कर दिखाऊं अब लेना, मैं? मनीषा उसको ऐड कर लेना बेटा, बुकलेट्स है ना आपके पास, यस मैम। ऐड करना उसे। हाँ मैक्रोफेज की तो दे रखी नहीं, अच्छा माल्ट है वो, सॉरी। बेसोफिल्स की। डायग्राम मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा पर तूने बना रखे, गुड कृति, गुड बेटा। जो लिखा है ना उसी के नीचे उसका डायग्राम बनाते तो ज्यादा इजी रहेगा तुझे। सात्विक दिखा भाई। मैं अब कैमरा ऑन करके दिखा रहा हूँ, आपको जैसा कैमरा दिखेगा ऑन मैं आप करके देख जब मैं लेना। खुद देख रही हूँ तो तेरा कॉपी भी दिख ही जाएगा, दिखा। मैंने ऐसे पैराग्राफ में लिखा है, डिफरेंस दिखा नहीं दिखा बना था। दिखा। हम्म बेटा बैकग्राउंड ब्लर हटाना पड़ेगा तब दिखेगा। यस मैम, एक मिनट। हम्म मैम पैराग्राफ में लिखा है ना, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग, है ना डायग्राम। यस मैम। मैम डायग्राम नहीं, मुझे वो मैम बहुत अजीब से मैम डायग्राम थोड़ा। डायग्राम इतने बुरे नहीं थे मैम तेरे मैम बनाए हुए। मेरी ड्राइंग बुरी है, बस डायग्राम नहीं बुरे थे, नहीं थोड़ी आर्ट सिर्फ ग्राफ थोड़ा सर्कल के सा। अंदर थोड़ा सा तो करना था, उसमें तो कुछ खास था ही नहीं। हाँ मनीषा, मैम आपने परसेंटेज नहीं बताई। मैंने परसेंटेज बोले कब मैंने बताया है? मैंने तो कहा ही नहीं मैं बताऊंगी। मैं कह रही हूँ परसेंटेज बुकलेट से निकाल के लिख लेना एक एक की। मैंने ओके कहा मैम। बोला मैं बताऊंगी, और वो तुम्हें ट्वेल्थ में मिलेगी भी नहीं, वो तुमको 11th की बुक में मिलेंगी। हमने 11th की बुक में ही नहीं थी। अरे 11th की मॉड्यूल में मिलेगी, एनसीईआरटी में नहीं। मैम एनसीईआरटी पुरानी वाली में दी हुई थी शायद। मॉडल जो मॉड्यूल आपको भेजा है ना उसमें 11th में कार्डियक सिस्टम में से निकाल के लिखना उसे, ठीक है। ओके हो या मैम। हाँ मैंने कब बोला, ये 11th का टॉपिक अभी थोड़ी कराऊंगी, नहीं तो यही करते रह जाएंगे हम। तभी तो होमवर्क दिया था मैंने। क्या तुम भी। मुझे सिर्फ ना बेसोफिल कुछ ऐड भी करना है? लिखनी है। एक सेकंड, हाँ बेटा बोल, क्या कह मैम रही है। मुझे सिर्फ ऐड। सातवें, एक मिनट मनीषा बोलो। मैम आपने बोला था कि मैं बताऊंगी कि जो स्पेशल चीजें इनमें ऐड करनी है वो। उन्हीं को बताऊंगी जिन्होंने होमवर्क किया, तो जिन्होंने दिखाया वो मुझे अपना भेज देना होमवर्क, मैं उन्हीं को बताऊंगी, बाकी को थोड़ी बताऊंगी, ओके मैम। है ना। बाकी को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिले जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे, तो फिर ये तो गलत बात है ना। किसी ने कष्ट तो करा करने का, तो फिर इसलिए भेदभाव नाम की भी कोई चीज होती है। सबसे पहले सूर्य ने भेजा तो मुझे याद है ना, सबसे पहले उसने किया था। तो अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना होगा सबसे पहले मैं सूर्य को ही फॉरवर्ड करूंगी, सबको भी करूंगी जब तुम मेहनत नहीं कर रहे, तो देखो सिंपल सी बात है ना, ये तो अंडरस्टूड है।
राइट। चलो भाई, जो रिवाइज करके आया क्वेश्चन दिख रहा है? यो मैम आंसर भेजो चैट में, आंसर। मैं इसमें से ज्वाइन करूँगा क्या नहीं तो एक सेकेंड। चलिए ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने रिवाइज किया तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एक मिनट, बच्चे एंटर नहीं करवा रहे ना, करने का पोस्ट। हाँ जी, ए ओके, देखते हैं। Which of the following immune responses is responsible for rejection of a kidney graft? किडनी ग्राफ्ट का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल है जिसकी किडनी खराब हो गई है, ठीक है, तो उसको बाहर से डोनर ने अपनी किडनी दे दी। अब जो डोनर ने अपनी किडनी दे दी, इस इंडिविजुअल की बॉडी में लग गई, लेकिन बॉडी पहचान लेती है कि बाहर से ऑर्गन है, अपना नहीं है, और कोई भी चीज बाहर से आती है वो उसको एज ए पैथोजन ट्रीट करती है, तो वो किडनी पे अटैक कर देती है कि इसको मार देंगे, ये पैथोजन है। तो कौन अटैक करता है किडनी पे? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्यून रिस्पॉन्स? तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कौन करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? बी सेल या टी सेल्स? टी सेल्स उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, डॉक्टर्स उनको इम्यूनोसप्रेशन देते हैं पूरी जिंदगी के लिए, ताकि इम्यून सिस्टम ढका रहे और उसको पता ना चले कि नया ऑर्गन बाहर से आया। सो आंसर वुड बी ए। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्राई दिस वन। ये आता होगा आप लोगों को, ध्यान से याद करना कैसे याद दिलाया था। ठीक। सो कोलेस्ट्रॉल जो थिक सा फ्लूइड होता है, येलोइश होता है, मदर अपने बच्चे को देती है ड्यूरिंग इनिशियल डेज, पैदा होने के बाद। तो मम से बेबी को जाता है, पर आफ्टर बर्थ, और किस फॉर्म में जाता है? थ्रू मिल्क, मिल्क के साथ घुल के जाता है। तो जो सॉल्युबल एंटीबॉडी थी हमारे पास वो सिर्फ थी ए, तो आंसर वुड बी ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, गुड। मूविंग ऑन। अगर एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो इसका आंसर पता होगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये, जहां मार्ट डिस्कस था वहीं पे लाइन है। प्लीज एनसीईआरटी देख के आंसर मत करना, तो पढ़ के आए हो उसको पता ही होगा। मुझे दिख क्यों नहीं रहा है पूरा? ओके जी। सो माल्ट की फुल फॉर्म क्या थी? फुल फॉर्म म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इनकी परसेंटेज बॉडी में रहती है 50%। ठीक है, आंसर वुड बी डी। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, 2017 में आ चुका है। तो देखो एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन तो आता है, नो डाउट। मूविंग ऑन। तुम्हें मैंने इंजेक्शंस करा दिए थे, प्राइमरी एंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन? नो मैम। श्योर, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं कराया था मैंने कि डिजीज होने से पहले ये इंजेक्शन लगता है कि डिजीज के बाद लगता है? नो मैम। नो मैम, कराना था। किसी क्लास में तो मैंने कराया था, लेकिन फिर उन बच्चों ने मुझे बताया नहीं, इसका मतलब उन्होंने मुझे दोबारा समझा, अलग कहेंगे। चलो कोई बात नहीं, आओ पहले मैं तुम्हें इंजेक्शन का पार्ट समझा देती हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ गया? आइए। मेरे हिसाब से मैंने कराया था, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। सो 2 वॉलंटियर चाहिए मुझे एग्जाम्पल के लिए। मैम शीतल। शीतल चलाक नहीं बनना, नाम बोल के हाथ खड़े करने थे बस। सोनिया हो? एनसी हो? यस मैम। तो सोनिया हमारी जी रही है ठग लाइफ। ठग लाइफ मीन्स कहते फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, मस्त जिंदगी चल रही है इसकी। तो सोनिया अपने घर पे है और हम हमेशा स्केलेटन फॉर्म में बनाते हैं, सोनिया तो माइंड नहीं करना है। तो सोनिया यहाँ पड़ी है मस्त, ठीक है, ऐसे टांगों पे टांगे रख के बैठी है, आराम से सोफे पे लेटी है और पिक्चर देख रही है, ठीक है।
दिस इज सोनिया। सोनिया को सारा खाना उसके सोफे के ऊपर दिया जा रहा है, तो इसको खाना मिला, तो खाना इसने मस्त सोफे के ऊपर बैठकर खाया। मम्मी ने आके इसको चादर भी दे दी कि ला मेरी लाडली बेटी आराम से टीवी देख, ठीक है। तो सोनिया को खाना मिला, मिला बाहर से, यो मैम। सोनिया को फूड तो मिला। यो मैम। क्या सोनिया ने उठ के कोई मेहनत करी उस फूड को पाने में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो सोनिया की तरफ से तो कोई एफर्ट नहीं है। तो जब सोनिया की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है यानी कि कोई एनर्जी नहीं लगी ना, तो जब किसी प्रोसेस में एनर्जी यूज नहीं होती वो क्या कहलाता है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। पैसिव। तो हम कहेंगे Passive सोनिया इज इन अ पैसिव स्टेट, ठीक है सोनिया। यो मैम। अब दूसरा कौन था हमारा, नैन्सी। लेकिन नैन्सी के साथ इतना अच्छा नहीं हुआ, नैन्सी को पहले उठना पड़ा, तो 2 चोटी बांधी उसने, ठीक है। इसको भी स्केलेटन ही बनाएंगे हम लोग। नैन्सी पहले उठी, पहले इसने खाना बनाया, फिर इस बेचारी ने खाना खाया, तो क्या नैन्सी को फूड मिला? यो मैम। लेकिन क्या नैन्सी ने खुद खाना यो बनाया मैम। या फिर उसको बना बनाया मिला? खुद बनाया। उसके खुद एफर्ट्स लगे। बनाया। तो जब किसी काम में एफर्ट्स लगते हैं तो एनर्जी यूज होती है। यो मैम। जब एनर्जी यो यूज होती है तो वो प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। दैट इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस, है ना, सही बात है। यो देखो अब मैम। जो टर्म आती है, एक होती है वैक्सीनेशन और एक होती है इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है इंजेक्शन, सुई लगाना, बचपन में लगी होगी आपको। यो मैम। यो डॉक्टर मैम। बनोगे तो आप फिर और लोगों को सुई लगाओगे, है ना। तो वैक्सीनेशन का मतलब है किसी को इंजेक्शन लगाना, डिजीज से पहले भी लगाया जाता है, बाद में भी लगाया जाता है। इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है कि आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ, ठीक है। तो जब मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया तो तुम्हारी बॉडी एक्टिवेट हो गई है कोविड से लड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन, समझ आई बात? यो मैम। यो मैम। तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन थोड़ी अलग अलग टर्म है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है कि आपकी बॉडी दवाई खाने से भी एक्टिवेट हो जाती है। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब है बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट हो गया। अब इम्यूनाइजेशन 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो मैं लिख रही हूँ, इम्यूनाइजेशन हम कहते हैं 2 तरीके की है, एक है हमारे पास पैसिव और एक है हमारे पास एक्टिव। इसका क्या मतलब है, इम्यूनाइजेशन तब आएगी जब हम इंजेक्शन लगाएंगे, राइट? ऐसे होगा ना। यो मैम। तो देखो जब इंजेक्शन लगाएंगे तब इम्यूनाइजेशन आएगी। तो कैसे होगा कि अगर मान लो किसी को डिजीज नहीं हुआ है, ठीक है, कोई डिजीज नहीं है, अभी कोविड नहीं हुआ है, राइट, लेकिन एनवायरनमेंट में कोविड फैला है, तो अब उस इंसान को एक इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो बिफोर डिजीज आपने इंजेक्शन दिया, अब इंजेक्शन में होगा क्या, डिजीज तो है नहीं, तो दोगे क्या इंजेक्शन के अंदर? उसी का एक सैंपल। इंजेक्शन के अंदर आप देते हो जो भी बीमारी, जो भी पैथोजन है ना, उसको एटेन्यूएट करके देते हो, एटीन्यूएटेड पैथोजन। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एटीन्यूएटेड पैथोजन का मतलब होता है ये पैथोजन कैसा है, वीक है, मींस ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ये कॉज तो नहीं कर पाएगा डिजीज, तो फिर मैंने इसको दिया क्यों था? देखो हम डिजीज तो करवाना भी नहीं चाहते, मैंने इसको दिया था ताकि मेमोरी सेल। हाँ बी और टी सेल इसकी मेमोरी रख लें, ठीक है, तो मेमोरी जनरेट हो जाएगी। इसलिए जब इंजेक्शन लेते हो ना बीमारी से पहले तो थोड़ा फीवर आता है ना, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी भी जनरेट होते हैं, मेमोरी सेल भी जनरेट होते हैं। अब सोचो सच में कोविड वायरस मेरी बॉडी में आ गया, तो इस बार कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। द स्ट्रॉन्ग वन। तो मैं डिजीज से, मेरी बॉडी डिजीज से लड़ पाएगी, ठीक है। तो जब आपने डिजीज से पहले इंजेक्शन दिया था उस केस में बॉडी को अपनी मेहनत से मेमोरी सेल बनाने पड़े, अपनी मेहनत से एंटीबॉडी बनानी पड़ी, उसके एफर्ट लगे। यो मैम। तो जब एफर्ट लगे तो वो कैसा वाला प्रोसेस है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। So this type of immunization is called as active immunization, कि इम्यून सिस्टम खुद से जनरेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स, खुद से अपनी एंटीबॉडीज बनाता है, तो दिस इज नॉन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो जब भी बीमारी से पहले आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। तो आपको वो केस दे देंगे कि ऐसे ऐसे कोई कंडीशन है तो बीमारी से पहले उसको इंजेक्शन दे दिया, तो बताओ कौन सा इम्यून सिस्टम हो, एक्टिव या पैसिव? तो दिस इज एन एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब देखो आफ्टर डिजीज, मान लो किसी को स्नेक ने बाइट किया, अब स्नेक ने बाइट किया तो तुम वेट थोड़ी करोगे कि उसके अंदर एंटीबॉडी बने फिर उसको प्रोटेक्ट करे। इस केस में हम क्या करेंगे, उसको रेडीमेड एंटीबॉडी देंगे, ठीक है। तो रेडीमेड
जैसे हमने दिया था किसको, कौन थी, सोनिया, बना बनाया खाना दिया था ना, वैसे ही रेडीमेड एंटीबॉडी दे देंगे इंजेक्शन में भर के। तो जब रेडीमेड एंटीबॉडी दी तो सोनिया ने जब कोई खाना बनाने में एफर्ट नहीं किया था, तो क्या वो प्रोसेस एक्टिव था या पैसिव? पैसिव। तो जब बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई नहीं, उसको बनी बनाई मिल गई, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? देखो इम्यूनिटी तो मिली ना, बॉडी प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन इस पे बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाया, तो दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। समझ आया? ये हुआ मैम। ऐसे लिख लो, लिखना ऐसे लिखना। डन। ये हुआ मैम। चलो मैम अभी लिखना है। लिखना। डन। अब आज हम करेंगे इम्यूनिटी। दिस वाज द मेजर थिंग रिलेटेड टू इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे अबाउट एड्स। कोशिश करेंगे आज एड्स खत्म हो जाए। कल हम कैंसर की बात करेंगे, कल हम कैंसर की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग ड्रग्स की बात करेंगे, एंड देन विल गो टुवर्ड्स फाइनल बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस, जर्नल डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। वो लास्ट में करेंगे क्योंकि वो फिर एक साथ बहुत इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो आई वांट कि आप पहले इसे समझ लो, ठीक है। तो आज एड्स के ऊपर ट्राई करते हैं। तो व्हाट इज एड्स? स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? Acquired immunodeficiency Acquired. acquired immunodeficiency syndrome. सो इट्स अ डिजीज, इट्स अ डिजीज। Yo-yo ये मैम। डिजीज करता कौन है? Yo-yo मैम। HIV HIV स्टैंड ह्यूमन फॉर पेपिलोमा वायरस। human immune Human immunodeficiency virus. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। ये इसको डिजीज कॉज करता है। अब जो वायरस है, वायरसेस लिविंग होते हैं, पहले तो वायरस सेल होते हैं या नहीं? Ma'am. ये सेल नहीं है, No, पहली ma'am. लाइन तो ये। दूसरा, वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग? Both. फेवरेबल कंडीशंस में लिविंग है, नहीं तो embody not बोले Or inside the देखो, वायरस हम लिविंग नॉन लिविंग बोलते हैं जब तक वो आउटसाइड होस्ट बॉडी है। होस्ट बॉडी मतलब जिसको उसने इन्फेक्शन करना है उसकी बॉडी के बाहर है, जैसे कोविड वायरस है मेरी बॉडी के बाहर है, तो वो वायरस अभी नॉन लिविंग है। सो आउटसाइड बॉडी ऑफ होस्ट इज, ये वायरस है नॉन लिविंग। जैसे वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया था वो हो गया लिविंग। सो इनसाइड होस्ट बॉडी इट इज लिविंग, राइट। living. Yo-yo man. ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक यहाँ से बन गया क्वेश्चन, एक यहाँ से बन गया, राइट। चलो अब HIV के बारे में बात करें तो HIV एड्स डे कौन सा होता है? कब इसको, इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है? कौन सा दिन माना जाता है ऐसे HIV एड्स डे? 1 दिसंबर 1 दिसंबर, राइट। तो इस दिन करते क्या है? करते क्या है? किसी भी डिजीज का डे होता है उस दिन करते क्या है? डे क्यों होता है? अवेयरनेस फैलाते हैं. अवेयरनेस फैलाते हैं, यस। जब भी किसी डिजीज का डे होगा समझ जाना उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हो रहा है, राइट। सो एड्स इज स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी लिटरली फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, और फुल फॉर्म में थोड़े थोड़े एरर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाँ जी। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाता है, और उसकी फुल फॉर्म ध्यान से पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा एरर होता है सिर्फ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। अब ये है डिजीज का नाम, और डिजीज को करने वाला वायरस है उसका नाम है HIV। सो HIV कॉजेज एड्स। ये कुछ जगह पे कंफ्यूजन हो जाती है कि वायरस कौन सा है और बीमारी कौन सी है। बीमारी एड्स है, वायरस HIV है। अब इसमें वर्ड है सिंड्रोम। सिंड्रोम का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. हाँ वो तो मैंने भी लिखा है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तो मैंने लिखा है। सिंड्रोम का मतलब है जो HIV होता है ना, उसकी वजह से इतनी सारी तरीके की बीमारियां शरीर में होती है कि हमें अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। तो जब किसी बीमारी में हमें बहुत तरीके के सिम्टम्स दिखे ना, जैसे मान लो देखो कॉमन कोल्ड है,
तो आपको गले में दर्द जनरली दिखने फील होने लग जाएगा। जिसको एड्स है उसके गले में भी दर्द होता है, उसको गर दर्द हो सकता है। आपको जुकाम हो जाएगा, जिसको एड्स है उसको भी जुकाम हो रहा है। तो देखो एड्स है लेकिन उसको कितने डिफरेंट बीमारियों के सिम्टम्स आ रहे हैं ना। तो ऐसी बीमारी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स दिखते हैं उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। समझ आया? यो मैम। Now, अब बताओ कि जो एड्स होता है क्या हमेशा बचपन से पैदा होते बच्चे में ही होता है? No, ma'am. वायरल डिजीज No, ma'am. वायरस से फैलता है, राइट? सो इट इज नॉट कॉन्जेनिटल। दिस इज अ नीट क्वेश्चन। कॉन्जेनिटल का मतलब है प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, प्रेजेंट सिंस बर्थ। ऐसा नहीं है कि पैदा होने से ही एड्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कंडीशन ये है कि अगर मदर है, मदर को HIV है और उसके वomb में बेबी है, तो बेबी को HIV होगा? यो मैम। हो सकता है, चांसेस है। लेकिन अगर पहले डायग्नोज हो जाए ना तो इस तरीके की मेडिसिन दी जाती है ताकि बच्चे को एड्स ना हो। तो जरूरी नहीं होगा। अगर पहले से पता है कि मदर को एड्स था तो ऐसी मेडिसिन दी जाती है अवॉइड करने के लिए कि बच्चे को एड्स ना हो, ठीक है? सो एड्स इज नॉट कॉन्जेनिटल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? स्पीड तेज हो जाए तो बता देना। अब बताइए, अब जो HIV है, HIV इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं, एड्स इट्स HIV के लिखते हैं ह्यूमन के ऊपर अटैक कर रहा है Drone. ह्यूमन इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना, यानी मेरे शरीर में डेफिशिएंसी होगी इम्यून सिस्टम की। इसका वर्ड तो यही बता रहा है ना हमें, HIV का मतलब यही होता है। तो ये मतलब कि इम्यून सेल्स पे अटैक करता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स कौन से है बॉडी के? WBC तो सारे इम्यून सेल्स है ना, इम्यून सेल्स है ही WBC। तुम बड़ी कैटेगरी का बोल रहे हो। न्यूक्लियोसाइट्स और मोनोसाइट्स। Lymphocytes. लिम्फोसाइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एंटीबॉडी वो सिक्रीट करते हैं, मेन सेल्स तो वही मारते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट लिम्फोसाइट्स के एग्जांपल T lymphocytes. B and T लिम्फोसाइट्स, राइट? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ना सबसे पहले भाग के बताए किसमें जाता है? वो जाता है मैक्रोफेजेस के पास। और वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है, जैसे ये मैक्रोफेज है, इसके अंदर चला गया वायरस का पार्टिकल। फिर थोड़ी देर में आप देखोगे वायरस के पार्टिकल ने अपनी बहुत सारी आर्मी बना ली है। जब वो बहुत सारी आर्मी बनाएगा फिर वो क्या करेगा? वहां से बाहर निकल जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है? तो मैक्रोफेजेस में वो क्या करता है? अपना अमाउंट बढ़ाता है। इसलिए हम मैक्रोफेजेस को कहते हैं दैट मैक्रोफेजेस आर फैक्ट्रीज ऑफ HIV। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है? अब ठीक है, मैक्रोफेजेस मेरी बॉडी में मर गए तो क्या हुआ? न्यूट्रोफिल्स है, बी सेल्स है, टी सेल्स, इतना क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जो नेक्स्ट सेल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं ना, दोज आर नोन एज टी लेकिन हेल्पर सेल्स। सिर्फ टी हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं बताऊंगी। तो टी हेल्पर सेल को ये इफेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ये टी हेल्पर सेल के अंदर जाते हैं और इसको किल कर देते हैं, फाड़ देते हैं इसको पूरा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टी हेल्पर सेल काम क्या करता था? 1B lymphocytes. Antibody. ये उसको प्रोलिफरेट कराता था, किसको? टी सेल्स को, है ना? और पता है क्या करता है ये? और WBC को साइट ऑफ इन्फेक्शन पे भी बुलाता है, कॉल्स WBC एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है ना, बैक्टीरिया वायरस आया है वहां पे, और WBC को भी केमिकली बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, यहाँ पे लड़ाई की जरूरत है। तो टी हेल्पर सेल मदद करता है। तुमने मदद वाले सेल मार दिए, तो अगर मैंने टी हेल्पर सेल मार दिया मेरी बॉडी में मेजरली, तो बताओ इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होगी, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा? टी हेल्पर सेल की कमी हो गई है तो बॉडी में इम्यून सिस्टम खत्म क्यों होगा? बॉडी के सेल्स को ये पता नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन यहाँ हुआ था, है ना? वो मे बी मेरी पूरी बॉडी में घूम रहे, उसको पता नहीं चला इन्फेक्शन यहाँ है, ठीक है? तो डेफिशिएंसी होगी ना कि सेल्स को यहाँ पता नहीं चल पा रहा, तो इन्फेक्शन फैल गया मेरी बॉडी में, राइट? बी सेल्स को सिग्नल कम मिल रहे तो बी सेल एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहे हैं, राइट? लेकिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, एग्जैक्टली पूरा खत्म तो नहीं हो गया ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन है मैम आपने बी सेल्स के नीचे क्या लिखा है? called WBC at site of infection। टी हेल्पर सेल WBC को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है?
क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी, आइए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं. ओके, सो हु आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ द एचआईवी? किनको कहते हैं फैक्टर? Macrophage. ये नीट का क्वेश्चन है. अब थोड़ा सा डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा. एज इट इज पूछा गया है बहुत पहले, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि एचआईवी कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं. तो उनकी फैमिली है रेट्रोविडी. ऐसे ही याद कर लेना, इसमें ज्यादा आता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है ऑब्वियसली, पर मेंशन है, एक बार तो कर लेना. एचआईवी कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? दैट इज लेंटिवायरस. ठीक है, तो बस इतनी क्लासिफिकेशन को याद रख लेना, दैट वुड बी सफिशिएंट. ओके जी. अब देखिए, अगर मुझे जानना है कि क्यों एचआईवी जाता है मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल के बाद, तो मुझे उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. और अगर मुझे जानना है कि वो कैसे काम करता है, वायरस कैसे एक इंसान की बॉडी में जाता है एचआईवी और उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, अगर मुझे इसका एक्शन भी समझना है तो मुझे उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा. तो आओ उसका स्ट्रक्चर ही समझ लेते हैं, है ना, बात इजी कर लेते हैं. तो अब बताओ, अगर आपको मैं एक लेटर दूं, है ना, मेरे को उसको पोस्ट करना है, तो क्या करोगे, कहाँ पे जाओगे? Post office. तो पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर सीधा दे दोगे या पहले उसको किसी में डालोगे? Envelope में डालेंगे. है ना. तो उस लेटर में, लेटर अंदर है, एनवेलप बाहर है, सही बात है. तो एचआईवी का जो वायरस होता है, वैसे एचआईवी इज स्टैंड्स फॉर वायरस इटसेल्फ. तो जो एचआईवी होता है, अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, वो स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है. उसके जो बाहर वाले लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ एनवेलप. अब याद रह जाएगा, एनवेलप बाहर की लेयर है. मैम. आगे और भी इजी स्ट्रक्चर है, डोंट वरी. पहले इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेयर कर लो. ठीक है जी. तो ये रहा हमारा एनवेलप. अब जो एनवेलप है वो किससे बना हुआ है? ये तो आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट मेरे पास एनवेलप है. किससे बना हुआ है ये बना हुआ है मेरा लिपिड से. बहुत सारे लिपिड्स है इसमें, लेकिन बीच बीच में इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज का मिश्रण. तो ग्लाइकोप्रोटीन का एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर बीच में ऐसे पड़ा है. आपके घर में स्कूल में पीटी होती है? पीटी, तो पीटी में ड्रम बजते हैं. ड्रम बजाने के लिए वो स्टिक लेते हैं और उसके ऐसे स्वेलन सा रीजन होता है ना, ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है. देखो ध्यान से, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर है. ठीक है, समझाने के लिए पूरे पूरे वायरस में चारों तरफ. ठीक है, तो दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन कौन से टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है ये मेंशन करेंगे अभी. ग्लाइकोप्रोटीन को शॉर्ट में लिखेंगे जीपी. तो ये तो आउटर मोस्ट लेयर है, एनवेलप. अंदर पड़ा होता है प्रोटीन. प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अंदर छुपा के रखा है. तो प्रोटीन की दो लेयर होती है. एक तो आपको सरफेस के बहुत पास मिलेगी, तो ये मैं बोलूंगी आउटर प्रोटीन लेयर. एनवेलप के अंदर है लेकिन बाहर की तरफ है, इन कंपैरिजन टू इनर प्रोटीन लेयर. ठीक है, तो प्रोटीन की दो लेयर है, ये है आउटर प्रोटीन लेयर और ये है इनर प्रोटीन लेयर. क्लियर? जो प्रोटीन की लेयर होती है उसको हम बुलाते हैं कैप्सिड. तो याद रखना, जो प्रोटीन की लेयर है उसे बुलाएंगे हम कैप्सिड. ओके, इतनी इंफॉर्मेशन समझ आई? अब मुझे बताओ, एचआईवी वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए? आरएनए. चलो आरएनए बना देते हैं, लेकिन ध्यान से देखना मैंने कैसे बनाया है. कितने स्ट्रैंड है आरएनए के? 2. अकेले पड़े हैं या कॉम्बाइन है? अकेले. तो हम लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड छोटा एसएस आरएनए के दो, है ना, दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. अकेले क्यों पड़े हैं? जब भी मैं डीएनए बनाती थी, जब भी हमने डीएनए पीछे बनाया है, एक स्ट्रैंड ये रहा डीएनए का, ये स्ट्रैंड ये रहा, हम हमेशा देखते थे इनको अकेला छोड़ दो, ये आसपास गले लग जाते हैं एक दूसरे के. क्यों गले लगते हैं? कौन इनको एक दूसरे के करीब लाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. किसके बीच में? नाइट्रोजन स्पेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस के बीच. तो नाइट्रोजनस बेसिस होने भी कैसे चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री. एडेनिन के ऊपर थायमिन होना चाहिए, ग्वानिन के ऑपोजिट साइटोसिन होना चाहिए. सही बात है? अगर ये अलग होता, एडेनिन के ऊपर ग्वानिन पड़ा होता, तो क्या बॉन्ड बनता? नो मैम. याद रखना ये बात. इधर आओ. ये जो आरएनए है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है.
कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मतलब अगर मैं बनाऊं मे बी यहाँ पे एडेनिन है तो इस पोजीशन पे मे बी यूरेसिल बना दे तो बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी। मे बी यहाँ पे एडेनिन है तो इस पोजीशन पे लेट्स अज्यूम यहाँ पर है साइटोसिन। मे बी यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे है हमारे पास एडेनिन। मे बी यहाँ पे यूरेसिल है तो यहाँ पे है एडेनिन। ठीक है, अगर एक आध सेम भी हो गया तो पूरा बॉन्ड तो नहीं बनेगा। यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे फिर से एडेनिन। तो देखो ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए एक दूसरे के साथ फ्यूजन नहीं करते, ये मतलब कॉइल नहीं करते। मैम। Yeah, इतना क्लियर। अब देखो जो वायरस होता है वो करता क्या है बॉडी में जाके? अपनी कॉपी बनाता है। अपनी कॉपी बनाता है। कैसे बनाएगा? किसको कंट्रोल करेगा? मेरे सेल में गया तो प्रोटीन। मेरे सेल के डीएनए को कॉपी करेगा, राइट? तो मेरे सेल के डीएनए को कॉपी करने के लिए वो खुद तो आरएनए है, तो मेरे सेल के डीएनए को कॉपी करने के लिए उसको कुछ कष्ट करने पड़ेंगे। इसलिए वायरस के पास, एचआईवी वायरस के पास 3 एंजाइम्स होते हैं। अब उन एंजाइम्स की बात करेंगे, ठीक है? तो ये वायरस आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना? अभी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, अभी मैं आपको सीधा पहले एंजाइम्स बताऊंगी इसके, ठीक है? सो जो 3 एंजाइम्स होते हैं वायरस में, उसके बारे में बात करते हैं। आई शो यू पिक्चर, वेट। सो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? देखो बेटा, ये जो छोटे छोटे पोंग है ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर्स है। ये जो बाहर ब्लू कलर पर्पल से कलर का दिख रहा है ये क्या है? एनवेलप है या फिर प्रोटीन कोट? मैम प्रोटीन। एनवेलप, बाहर एनवेलप था ना, एनवेलप है। प्रोटीन कोट है एक ये आउटर प्रोटीन कोट और एक ये इनर प्रोटीन कोट, ठीक है जी? अब उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये पड़े हैं 2 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, राइट? उसके अंदर आपको 3 एंजाइम मिल रहे हैं। एक ये एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और ये तीसरा एंजाइम है, दिख रहा है? इन तीनों एंजाइम्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ओके जी? आइए मैम। देखो, डीएनए से आरएनए बनता है जनरली और आरएनए से प्रोटीन बनता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय क्रिक। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन। इसको कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस इन, नहीं इसको कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस इन क्लास। कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछूंगी जो तुम्हारे आगे रखा है ना? ध्यान से सुना करो सवाल आंसर देने से पहले। रिवर्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन नहीं है अभी भी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो देखो अब मैं यहाँ होस्ट सेल बना रही हूँ, ध्यान से देखना इसे, ठीक है? ये मेरा होस्ट सेल है, मतलब वो जिसको एड्स का वायरस इन्फेक्ट करने वाला है। तो ये मेरा होस्ट सेल है जिसके पास अपना डीएनए पड़ा है ना? न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है उसके, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का डिजीज है। अब वायरस का जो आरएनए है वो एंटर कर गया, तो ये वायरस का आरएनए है। आरएनए डीएनए को कैसे कंट्रोल कर लेगा यार? कर ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए के पास यूरेसिल है, डीएनए के पास तो थायमिन है, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो वायरस क्या चाहता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए में मिक्स हो जाए और डीएनए को पता भी ना चले, क्योंकि सेल को पता चल गया वो सुसाइड नहीं कर लेगा। सेल कैन डू सुसाइड्स, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ होती है बेसिकली। सुसाइड्स भी कर सकते हैं लाइसोसोम के थ्रू, होते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो वायरस क्या करता है? बड़ी चालाकी से हमारे सेल में जाता है और सेल को पता नहीं चलता। तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले उसको अपने आरएनए को डीएनए में चेंज करना पड़ेगा। तो जब वायरस का आरएनए चेंज हो जाएगा इनटू डीएनए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अगर हो रहा है, थिंक अबाउट इट, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो कोई एंजाइम तो लगा होगा, है ना? तो जो एंजाइम इसमें यूज होता है उसका नाम भी प्रोसेस से ही पड़ा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहला एंजाइम जो एचआईवी वायरस के अंदर आपको मिलता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है? वायरस के आरएनए को डीएनए में चेंज कर देता है, जो होस्ट की तरह दिखाई दे। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप था, लेकिन अब सेकंड स्टेप सोचना। अभी डीएनए में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो अब जो हमारा होस्ट है उसके डीएनए में घुसना है इसे। तो उसके डीएनए में जाने के लिए पता है क्या करेंगे? एक एंजाइम आएगा जो इस काम में मदद करता है।
तो देखो ये होस्ट का न्यूक्लियस था, ध्यान से देखना, ये होस्ट का डीएनए था, और होस्ट के डीएनए के बीच में अब आपको वायरस का डीएनए दिख रहा है, इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इस स्टेप को अचीव करने के लिए जोन से एंजाइम आया है, उसका नाम है इंटीग्रेस। सो इंटीग्रेस इज एन एंजाइम जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में मिक्स कर देता है। ये मैम। अब जो होस्ट का सेल है, होस्ट का जो सेल है वो बहुत तरीके के प्रोटीन बनाता है ना, ताकि सेल जिंदा रहे, बहुत सारे सिग्नल बनाता है। लेकिन वायरस क्या चाहता है कि जितने प्रोटीन बने बस वो यूज कर पाए, सेल के कोई काम ना आए। तो वायरस क्या करेगा, वायरस के पास एक ऐसा एंजाइम है कि जो मेरा सेल जो बाकी प्रोटीन बना रहे हैं ना उसको काटता रहेगा। तो दिस एंजाइम इज नोन एज प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स, जितने भी मेरे सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनेंगे उन सबको काट देगा, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि जो सेल है वो सिर्फ वायरस की ही कॉपी बनाने में मदद करे। समझ आया? ये मैम। सो दीज आर द 3 मेजर एंजाइम्स जो आपको एचआईवी में मिलते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा, लिखो इसे। मैम एक बार प्रोटीएस फिर से बता दोगे? हाँ, प्रोटीएजेस, देख जो ये सेल था, मासूम सा सेल था, वो पहले क्या करता होगा, वो पहले ऐसे बैठा होगा, उसका अपना डीएनए है, उसका डीएनए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता होगा बॉडी के लिए, है ना। लेकिन अब जब वायरस आ गया ना, तो वायरस चाहता है कि ये वाले प्रोटीन ना बने, तो वायरस का प्रोटीज ने ये सारे प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको कहते हैं प्रोटीज का वर्क। ठीक है, यो मैम। ठीक। लिख लो तो प्लीज लीजिए है, बेटा रेज योर हैंड कर लो ताकि सबको पता चल जाए ना। ज्वाइन नहीं हो रहा, कौन नहीं है? रिया ज्वाइन हो गया अब? बेटा मुझे मैसेज मत किया कर, मैं मैसेज अब बीच में देखूंगी तो क्या फायदा। अपने जो हेड है ऑपरेशंस को उनको किया करो। कौन है तुम्हारे ग्रुप पे? अरविंद सर। अरविंद सर को किया करो ना, वो मुझे एकदम से कॉल कर देंगे तो मैं आपको ऐड कर लूंगी ना। ठीक है मैम, हो गया था उसके बाद। अच्छा कोई बात, लिख लिया सबने? यो मैम। आइए अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। देखो ये सबसे बाहर वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसको मैं बोलूंगी जीपी 120, ये इसका नाम है, याद करना पड़ेगा। इसका जो अंदर वाली आर्म है ये वाला, इसको बोलते हैं हम जीपी 41। तो जीपी 120 जीपी 41 ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने मिलकर बनाया है एनवेलप। क्लियर? यो मैम। अब इनर प्रोटीन लेयर की मैं बात करती हूँ, तो एक इनर प्रोटीन लेयर ये है और एक इनर प्रोटीन लेयर है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, कैप्सिड। सही बात है? यो मैम। यो मैम। इतना लिखा आप लोगों ने? यो right? अब देखो कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सिड में आउटर और इनर का मतलब ये नहीं है कि वो एनवेलप से बाहर है, वो एनवेलप के अंदर ही है। एनवेलप के अंदर भी जो आउटर कैप्सिड की कोर है वो बनी होती है जीपी 17 से, तो दिस वन इज आउटर। और जो इनर कैप्सिड की कोर है वो बनी होती है जीपी 24 से, so दिस इज द इनर वन। तो जीपी 24 से बनी है। तो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, सॉरी जीपी नहीं, पी, प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है पी से, तो पी स्टैंड फॉर प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन की लेयर है सिर्फ। ठीक है, तो इनर वाली जो लेयर है बिल्कुल दैट इज P24 से, और जो आउटर वाली है वो P17 से है। ठीक है, ये कोडिंग की डिटेल में नहीं जाना, बस ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर से क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको आंसर में मिलेगा नहीं। राइट? यो मैम। अब मुझे ये देख के इस पिक्चर को भी छोड़ो, मुझे ये पिक्चर देख के बताओ कि अगर ये जो सेल है एचआईवी का, सॉरी ये जो वायरस है एचआईवी का, ये कौन से 2 सेल को इन्फेक्ट करता है किसी ह्यूमन की बॉडी में? मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है, पूरे टी लिम्फोसाइट्स को, टी हेल्पर सेल। तो अगर एक वायरस एक सेल से कैसे कम्युनिकेट करेगा, थ्रू, कैसे कनेक्ट करेगा? देखो जो वायरस होते हैं ना
वो कभी भी होस्ट सेल के अंदर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनना चाहिए ना, ताकि जेनेटिक मटेरियल पास हो सके, होल बनना चाहिए, राइट। कोई भी दो स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? थ्रू रिसेप्टर। तो इस वायरस को देख के बताओ कि इसकी पूरे स्ट्रक्चर में से कौन सा पार्ट होगा जो टी हेल्पर सेल से जाके कम्युनिकेट करेगा, जो रिसेप्टर इंटरेक्ट करे। एनवेलप। एनवेलप का भी कौन सा पार्ट? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा? 120। GP120। यस, 120। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो किसने आंसर दिया था पीछे? लड़का कौन था? हरीश। प्रवीण? हरीश। हरीश? यस मैम। गुड। 2-3 बार इसने पीछे से सही आंसर दिए, बस नाम नहीं मुझे पता था कौन सा दे रहा है, दिख नहीं रहा ना। थैंक यू हरीश, बिल्कुल सही। देखिए वायरस है, राइट। वायरस का ये मेरा ग्लाइकोप्रोटीन है, तो वायरस का GP120 ग्लाइकोप्रोटीन है जो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? होस्ट के सेल के साथ। अब होस्ट का सेल कोई भी हो सकता है ना, इट कैन बी मैक्रोफेजेस और इट कैन बी टी हेल्पर। हाँ, राइट। तो टी हेल्पर सेल्स के ऊपर भी तो कोई रिसेप्टर होगा, तो जो होस्ट के सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है उसका नाम है CD4 रिसेप्टर, ठीक है। दिस इज यू नीड टू रिमेम्बर, ये आउट ऑफ सिलेबस है पर ये पूछा जाता है। CD4 रिसेप्टर्स। अब हम कहते हैं ना मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल पे क्यों गए? क्योंकि इन्हीं के पास CD4 रिसेप्टर्स है, इसलिए एड्स का वायरस इनके पास जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनके ऊपर CD4 रिसेप्टर है ही क्यों, जब एड्स इससे इंटरेक्ट कर लेता है। CD4 रिसेप्टर और कामों के लिए थे, लेकिन अब एड्स का वायरस भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये बेचारे क्या करें ना, इनकी गलती तो नहीं है, राइट। सो दीज आर द रिसेप्टर जो हमारे सेल्स में मिलते हैं। क्लियर? इनके फुल फॉर्म्स भी होती है पर आपको आएगी नहीं, तो आपको उसकी डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। सेल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज CD, बट आपको कोई काम करनी है तो फालतू की इंफॉर्मेशन में मत जाना, क्या फायदा ना। नाउ डन है इतना? चलो फिर एनिमेशन देगा थोड़ी सी। चलो थोड़ी सी एनिमेशन देखते हैं, फिर हमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। 2 एनिमेशन है मेरे पास, कौन सी देखेंगे? पहले हम ये देखेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। दिख रहा है सबको? कौन सा वायरस है ये? HIV। अच्छा, इसमें जो येलो येलो कलर के छोटे छोटे ऊपर पॉन्ग्स दिख रहे हैं, कौन सा प्रोटीन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा? GP120। जो GP120 जो ग्रीन वाली एनवेलप है वो, सॉरी मैंने खुद ही बोल दिया, ग्रीन वाला एनवेलप है, ठीक है। चलो आगे चलते। someone wants to enter, आ जाओ। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्वेश्चन आता है इस पे, हल्के में मत लेना, गलत भी होता है वो। अब ये दिखा रहे हैं ह्यूमन की बॉडी में जाएगा, तो देखो सबसे पहले आपको दिखाएंगे 2 कंडीशन। पहले, जब ह्यूमन की बॉडी में HIV वायरस नहीं गया है लेकिन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो बॉडी कैसे काम करती है, ठीक है। तो पहला केस है जब वायरस नहीं है, तो देखो ये बॉडी है और बॉडी के अंदर आपको दिख रहे हैं बैक्टीरिया लगे हैं ग्रीन कलर के। कुछ गंदा खा लिया और इसकी बॉडी में बैक्टीरिया चले गया। बेटा माइक बंद। इसके बॉडी में बैक्टीरिया चले गए, तो देखो क्या होता है, जब बैक्टीरिया जाते हैं तो WBC आते हैं, दिख रहा है आपको WBC? ये बैक्टीरिया खाएंगे, प्रोटेक्ट करते हैं ना हमें। देखो देख बैक्टीरिया को खाते हुए दिख रहे हैं आपको इनके अलग अलग न्यूक्लियस। तो जब मैंने बोला था ना WBC की पिक्चर बना लेना, जब मैंने डायग्राम बनाने को बोला था, मैंने इसलिए बोला था ताकि आप न्यूक्लियस देख के बता सको वो कौन सा WBC है, क्योंकि नीट में लेबलिंग आती है, ठीक है। जिसने नहीं बनाया तो फिर क्या कर सकते हैं। तो देखो WBC आ गए और वो बैक्टीरिया को खाने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर ये जो सेल है, दिस इज अ टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल भी आया और ये अभी क्या करता हुआ दिख रहा है आपको? क्या कर रहा है ये? केमिकल रिलीज कर रहा है। केमिकल रिलीज कर रहा है। तो देखो टी हेल्पर सेल केमिकल रिलीज करके कौन से 2 काम करता है? एक्टिवेट टी सेल को बताएगा इन्फेक्शन है। हाँ, तो उसको पॉलीफरेट करा देगा। और दूसरा काम क्या करता है?
बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प, बी लिम्फोसाइट की तो हेल्प कर दी ना, उसके अलावा वाइट ब्लड सेल को इकट्ठा करता है। हाँ WBC इसको, बाकी WBC इसको भी बताता है कि दिस इज अ साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो आओ इसे मारते हैं। देखो इसे सिक्रीट किया केमिकल, तो ये केमिकल नियर बाय WBC को बुला रहे हैं। देखो कितने सारे WBC नहीं आ गए अब। यो मैम, WBC देखो कैसे बैक्टीरिया को खा रहे हैं, दिख रहा है ना। यो हाँ ये तो हो गया। अब ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा, तो देखो इसने बी सेल को एक्टिवेट किया, और बी सेल ने क्या, ये टी हेल्पर सेल है, इसने बी सेल को पॉलीफरेट करने के लिए कह दिया, तो पॉलीफरेट होके बी सेल 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं। कौन से सेल्स में? बी सेल 2 बी सेल्स में टूटते हैं, क्या नाम है उनका? प्लाज्मा और मेमोरी सेल, हाँ, एक बी प्लाज्मा सेल्स और एक मेमोरी सेल। एंटीबॉडी कौन सीक्रेट करेगा? प्लाज्मा सेल, देखो। प्लाज्मा, तो देखो 2 सेल में डिवाइड हुआ, और अब ये एंटीबॉडी सीक्रेट करना स्टार्ट करेंगे। देखो प्लाज्मा सेल ने सीक्रेट करना स्टार्ट किया, दिस इज एन एंटीबॉडी, दिख रही है। यो अब देखो एंटीबॉडी करती क्या है, वो पैथोजन के साथ जाके कंबाइन कर देगी। यो मैम, जो पैथोजन है, पैथोजन के साथ जब एंटीबॉडी कंबाइन करती है, कौन से साइड से कंबाइन करती है, फैब रीजन से या FC रीजन से? फैब्रिक फैब रीजन से, जहाँ पे A भी है ना, वो एंटीबॉडी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था। फैब रीजन से कंबाइन करती है, ठीक है। फैब रीजन से कंबाइन हो गई, मारती नहीं है ये, फैब रीजन से कंबाइन होके बैक्टीरिया को वहीं रोक के रखती है ताकि मैक्रोफेजेस आके खाए, तो आके दूसरे WBC ही खाते हैं, मार नहीं सकते, बस उस पर टैग लगा देती है। इट इज लाइक कि कुछ चीज एक्सपायरी हो गई है घर में, है ना, तो आप उसके ऊपर लिख दो एक्सपायरी, तो उसको उठा के मम्मी डस्टबिन में डाल देगी, ठीक है। तो वैसे ही एंटीबॉडी टैग लगा देती है और फिर WBC उन्हें मार देते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है। इतना क्लियर सबको? अब मान लो कि इस इंसान को, जिसकी बॉडी हम अभी देख रहे थे, अब इसमें HIV का वायरस आ गया, तो वायरस आएगा ब्लड में, तो ये ब्लड सेल्स है, तो ये नॉर्मल टी हेल्पर सेल है और उसमें HIV का वायरस जा रहा है, दिख रहा है सबको जाता हुआ। तो HIV का वायरस टी हेल्पर सेल के अंदर चला गया। देखो जब अंदर गया तो उसने क्या किया, वो फैल गया, और उसने फैल के क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, बाहर क्या निकल रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, दोबारा ध्यान से देखना। देखो एक HIV का वायरस टी हेल्पर सेल के अंदर जाता दिखा रहा है, इस टाइम तुम्हें एक दिखा रहे हैं, और इसके बाद उसने जो भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, अब आपको हेल्पर सेल से कितने HIV के वायरस बाहर निकलते दिख रहे हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। तो इसने अपनी बहुत सारी कॉपी बना रही हो, और अल्टीमेटली टी हेल्पर सेल के साथ देखो क्या करेगा ये, देखो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, करा ना। तो ऐसे बॉडी की इम्यून सिस्टम गिर गया ना, गिर गया। अब अगर इसी इंडिविजुअल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोबारा से हुआ, तो मुझे बताओ कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ पाएगा? नो मैम, है ना। अब बी सेल को कौन बताएगा, WBC को कौन बुलाएगा? तो देखो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, सेम इन्फेक्शन, लेकिन अब देखो कितना सीवियर हो गया ना। तो जिसको HIV हुआ है ना, उसकी डेथ HIV से नहीं होती, और इन्फेक्शंस की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। देखो कैसे बैक्टीरियल बढ़ गया, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाई, तो द पर्सन विल डाई। क्लियर? तो जब HIV वायरस बॉडी में आता है, हम ये नहीं कहते इंसान को एड्स हो गया है, जब HIV वायरस बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम बैठ जाता है, फिर उसके बाद कोई भी और इन्फेक्शन हो ना, कॉमन कोल्ड भी हो जाए, तब हम कहते हैं एड्स हो गया। तो एड्स का मतलब होता है HIV का वायरस है, और वायरस के होने की वजह से दूसरी बीमारियां हो रही है, देन इट्स एड्स। समझ आया? तो ये जो पैथोजन अंदर आके बीमारी कर रहे हैं, ये चालाक है ना, इनको पता है कि इम्यून सिस्टम गिरा हुआ है, तो ये बॉडी के अंदर घुस के नंबर बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे वाले इन्फेक्शन को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, ठीक है। तो अगर मान लो कि राहुल है, राहुल को HIV का वायरस चला गया उसकी बॉडी में, उसके बाद राहुल का इम्यून सिस्टम गिर गया, अब उसको कॉमन कोल्ड हो गया, तो इस केस में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, कॉमन कोल्ड या HIV?
मैम कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड कॉमन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ठीक है, समझ गए तुम, राइट, गुड। कितना क्लियर? अब मैम। HIV का वायरस बॉडी में कैसे इंटरेक्ट करता है उसको देख लेते हैं। ये एनवेलप है, दिख रहा है सबको? ये आरएनए है। आरएनए कितने होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड कितने होते हैं? 2 सिंगल स्टैंडर्ड। देखो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी एनिमेशन है। तो HIV का वायरस है और ये टी हेल्पर सेल में जा रहा है, देखो उसके सरफेस पे अटैच हुआ। अब HIV के वायरस के पास कौन सा रीजन है जो अटैच होगा? GP120। और हेल्पर सेल के पास कौन सा रिसेप्टर है? CD4+। ध्यान से देखो, आपको दोनों दिखेंगे। ये CD4 है जो अटैच हो गया पिंक कलर का ग्रीन कलर वाले GP120 से। देखो एक और रिसेप्टर होता है, को रिसेप्टर कहते हैं इसको, आपको करने की जरूरत नहीं है पर लिख लो चाहे, CCR5। ये भी हेल्पर सेल्स के ऊपर होता है। देखो ये क्या करेगा, जैसे बीच में छेद कर देगा हेल्पर सेल के, ताकि वायरस का कंटेंट अंदर जा पाए, प्रोटीन पार्ट जाता है अंदर। देखो कैसे गएगा, बाहर रह गया लिपिड की लेयर, एनवेलप बाहर रह गया, और अंदर देखो दूसरी तरफ गया प्रोटीन कोट, आगे डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय तो होना ही था, और क्या बचा? आरएनए और एंजाइम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ऐसे। लेफ्ट साइड पे होस्ट का न्यूक्लियस है, दिख रहा है सबको? उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद को क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में एंटर करने से पहले आरएनए अपने आप को डीएनए में चेंज करेगा, देखो कैसे। ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के थ्रू क्रॉस करेगा और डीएनए में चेंज हो गया, दिखा? एक और स्ट्रैंड ऐसे बनेगा, देखो आया, अभी दोबारा आएगा, आया, देखो डबल स्ट्रैंडेड बन गया ना, डबल स्ट्रैंडेड बन गया। अब इसको होस्ट के डीएनए में डालने के लिए कौन सा एंजाइम आता था? इंटीग्रेस। ये आया इंटीग्रेस, दिखा येलो कलर का? देखो न्यूक्लियस के अंदर लेके जा रहा है, चला गया। अभी आपको ग्रीन कलर का न्यूक्लियस दिख, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? इसके अंदर कैसे एंटर करेगा? इंटीग्रेस आया और इसको वायरस के डीएनए को लगा दिया, पता भी नहीं चला हो उसके डीएनए को, तो आंखें थोड़ी है उसके पास। वो अपना नॉर्मल अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, लेकिन अब बॉडी के प्रोटीन बनने की जगह वायरस के बन जाएंगे। तो थोड़ी देर में यू विल सी आपको बहुत सारे क्या बनते हुए दिखाई देंगे, देखो क्या बन रहे हैं, बहुत सारे HIV के वायरस। तो टी हेल्पर सेल में बहुत सारे HIV के वायरस होंगे। अल्टीमेटली टी हेल्पर सेल के साथ क्या होगा, वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। समझ आया सबको? ऑल राइट। सो आगे का पार्ट मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगी, एक बार इसको रीड कर लेना। अब तो थ्योरेटिकल